आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। अ, तो सर बताइए। हम नमस्ते। नमस्ते। कमलेश जी जो है वो बैंकर हैं। वो एक्स बैंकर हैं, उनको 40 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में। तो हम उनके साथ आज बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो कमलेश जी, आप सबसे पहले पीएसयू बैंक्स के बारे में बताइए कि इस साल ईयर 24-25 में क्या ग्रोथ रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पीएसयू बैंक्स। प्रिया जी, जी। आप दोनों को नमस्ते और अपने सारे दर्शकों को भी नमस्ते। अच्छा, पीएसयू बैंक के बारे में आपने जो सवाल किया है, तो हम पिछले 3-4 सालों से पीएसयू बैंक पे काफी रिवैम्प हो रहा था, हम्म। वो जो हम देख रहे थे। जी। और सरकार की पॉलिसी थी कि आने वाले दिनों के अंदर अ, इतना बड़ा आंकड़ा, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम्म। वो नंबर्स कम करके उसको हम्म। 6 या 7 पब्लिक सेक्टर बैंक पे लाएंगे। तो जी। एक मर्जर और एक्विजिशन की प्रक्रिया उन्होंने हम्म। चालू की थी। जी। और ये मर्जर एंड प्रक्रिया, एक्विजिशन की प्रक्रिया आगे भी चालू रहेगी। हम्म। अभी कुछ प्रमुख से 7 एक बैंक है। हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक जो है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जी। और मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा पिछले वर्ष भी गवर्नमेंट ने कुछ करीबन के अंदर, तो जो पीएसयू बैंकों को एनपीए की वजह से तकलीफें हुई थी, जी। या तो उनके बैलेंस शीट कुछ रेड में जा रहे थे, ये हम्म। सारे चीजों को अब बैलेंस शीट क्लीन होने लगी है। जी। और मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में है ना, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम्म। एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सब जो आएगी जी। उसका पीएसयू बैंक काफी हम्म। मात्रा में इस्तेमाल करेगी। मैं ये कहूंगा कि पीएसयू बैंक उसमें बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी में निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अगर बैंक के पास होती है तो जी। उसका एक तो दे कैन सर्व द कस्टमर हम्म। better, they can offer various products, they can automate most of the processes also, जिसके कारण एक एफिशिएंसीज बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड हम्म। बढ़ती है। जी। तो मैं ये कहूंगा प्रिया जी कि आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक विल परफॉर्म बेटर। जी। और सर, ये पीएसयू बैंक्स जो है ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में कितने फास्ट है। देखिए प्रिया जी, मुझे उसमें आपसे एक जरूरी बात ये करनी थी। जी। क्या होता था कि पब्लिक सेक्टर बैंकॉक के अंदर एक जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ समय पहले, मैं ये कहूंगा एक जो एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जो हम्म। आप प्राइवेट सेक्टर बैंकों में देखते हैं वो देखने को नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं क्या था, एक ऐसी मानसिकता थी कि ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्रॉफिट मोटिव उनका कुछ एक उद्देश्य, एक मात्र उद्देश्य नहीं होता है। वो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए या जॉब क्रिएट करने के लिए कुछ पीएसयू बने हैं, ऐसी एक धारणा होती थी। हम्म। लेकिन पिछले जो मैंने बताया 4-5 सालों में हम देख रहे हैं कि अब पीएसयू बैंक भी अल्टीमेटली ये एक बैंकिंग कंपनी है। तो बैंकिंग कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए अगर वो प्रॉफिट, मुनाफा नहीं कमा रही तो उनका सरवाइव होना मुश्किल होता है। और ये टैक्स पेयर के पैसों से अगर ये एनपीएस को लोग क्लियर करेंगे या टैक्स पेयर के पैसों से उनके लॉसेसों को वाइप आउट होगा, तो ये स्थिति बदलने के लिए मैं मानता हूँ भारत सरकार ने अच्छे निर्णय लिए हैं। और इसके लिए आने वाले दिनों के अंदर मैं ये कहूंगा कि यू विल सी अ मोर efficient effective management into PSU बैंक। अब जी। नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, हम्म। जो इफ आई कैन नेम 2-3, एक तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। दूसरा एक ब्लॉकचेन है, एंड थर्ड इज अ क्लाउड कंपाउंडिंग। अब ये सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें पीएसयू बैंक में मैं ऐसा मानता हूँ वो लोग काफी बड़ी मात्रा में उसमें निवेश करेंगे। और
बाकी जो बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, फॉरेन बैंक है ये, उसके साथ एट पार पीएसयू टेक्नोलॉजी लेवल में भी आएगी, ऐसा मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर। जी। आप सेठी ये सर आप। कमलेश जी, आपको कैसा लगता है प्रॉफिटेबिलिटी है जी जो सर। बैंकों की जी जो प्रॉफिटेबिलिटी है जी। उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तुलना में कैसी रहेगी, और ओवरऑल कैसे बढ़ेगी? क्योंकि लास्ट ईयर इनका बम्पर ईयर था, बम्पर प्रॉफिट देखा है उन्होंने। तो हम्म। वो वन टाइम है या कुछ कंटिन्यूटी है? क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर कैसे अपना खरीदें कि नहीं खरीदें, क्या करें? जी सेठी जी, आपने सही बताया कि पिछले 1 साल से पीएसयू बैंक के परफॉर्मेंस काफी अच्छे आ रहे हैं। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमने जो अभी डिस्कस किया, भारत सरकार की पॉलिसी क्लियर है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ सेठी सर कि न सिर्फ मर्जर एंड एक्विजिशन, लेकिन कुछ बैंक, सरकारी बैंक प्राइवेटाइज भी हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है। हालांकि ऐसी कोई अधिकृत गवर्नमेंट की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर्स के लोग भी पीएसयू बैंक एक्वायर कर सकते हैं, वैसी सिचुएशन भी आ सकती है। अच्छा, आपका जो सवाल था कि ये जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहेगा कि ये वन टाइम काम, तो निश्चित रूप से सेठी सर, देखिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आने के बाद बैंकों का अपना व्याप बढ़ रहा है, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये सारे चीजें देखते हुए है ना, बैंकों के बिजनेस में काफी अच्छा सुधार दिखेगा। और निरंतर हर बैंक का ये कोशिश रहेगा कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे। तो ये आने वाले दिनों में बैंक प्रॉफिट करते रहेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको। अच्छा, अभी कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने डिविडेंड दिया है भारत सरकार को 2,01,000 करोड़ का। वो पहले अनुमान था जी 1 लाख, 1 लाख 1,000 करोड़ का अनुमान था। तो ये इतना कैसे हो पाया, और क्या आगे कंटिन्यू रहेगा? ग्रोथ आपको लगता है कि कम हो जाएगा अगले साल? हाँ। इस बारे में थोड़ा अच्छा। बताइए विस्तार से। जी जी जी, नहीं, ये जो आपने सवाल किया, मैंने देखा है बहुत जनों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, स्पेशली स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए लोगों से। क्योंकि इसमें क्या था सेठी सर कि भारत सरकार का खुद का भी जो एक्सपेक्टेशन था, अनुमान था, वो 1.1 लाख करोड़ के आसपास का था। हालांकि वास्तव में ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है। ये 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को दिया हुआ है। अब ये डिविडेंड, इतना बम्पर डिविडेंड कैसे दिया है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके कुछ डेटा आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो अपने दर्शकों को भी उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ऐसा किसी को लगता होगा कि वो एक रेगुलेटर से, या तो भारत सरकार की अपनी एक बैंक है जो भारत सरकार के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए फंड कलेक्ट करती है। लेकिन रिजर्व बैंक के अपने भी एक, उनका भी एक बिजनेस है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जैसे आप देखते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो है। तो आज रेपो में जब वो बैंकों को ऋण देती है तो 6.5% चार्ज करती है। और जब रिवर्स रेपो होता है, यानी जब बैंक को अपना सरप्लस पैसा रिजर्व बैंक को देना होता है, तो रिजर्व बैंक उनको 3.35 ही देता है। यानी अगर आप स्प्रेड देखेंगे, रिजर्व बैंक जो दर से इंटरेस्ट से पैसा लेती है और जो इंटरेस्ट वो चार्ज करती है, उसमें करीबन 3.15%, लगभग 3.25% का डिफरेंस है। एक जमाने में, मैं आपको बात कर रहा हूँ करीबन 1995 2000 की, आज से 25-30 साल पहले, तो तभी रेपो और रिवर्स रेपो में डिफरेंस 50 पैसे का होता था। समझो कि रिवर्स रेपो रेट 6%, तो रेपो 6%, 6.5 होता था। लेकिन ये एक बड़ा स्प्रेड है। तो ये एक स्प्रेड की वजह से रिजर्व बैंक की इंटरेस्ट की इनकम जबरदस्त होती है, ह्यूज इनकम है। ये एक बात। ये हुआ रेपो रिवर्स रेपो के माध्यम से। अदरवाइज भी जब बैंकों को, जैसा हम कहते हैं बैंकर्स बैंक है, तो बैंकों को जब ऋण की जरूरत होती है, तो बैंकों को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट के ऊपर। तो वो उसकी इंटरेस्ट इनकम है, वो पिछले साल में काफी मात्रा में वो बढ़ी हुई है। और उसका रिजर्व बैंक का जो प्रॉफिट होता है, तो रिजर्व बैंक भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है बाहर और भारत की अन्य सिक्योरिटी में। उसके मैं आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सेठी जी, सेंट्रल बैंक का इन्वेस्टमेंट $649 बिलियन का रिस्क फ्री सॉवरेन सिक्योरिटीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, उसमें स्पेशली यूएस ओनली $250 बिलियन का यूएस ट्रेजरी बिलों में, और बाकी जो विश्व के यूरोपियन कंट्री के सॉवरेन बॉन्ड्स है उसमें रिजर्व बैंक का $460 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और पिछले बरस ये जो सारे फॉरेन बैंक के सॉवरेन पेपर्स है उसका रिटर्न करीबन 4% आया है, जो एक जमाने में 2-2.5%, 3% होता था। तो रिजर्व बैंक को जो उनके इन्वेस्टमेंट से फॉरेन रिजर्व जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें, ये मैंने आंकड़े आपके साथ शेयर किए हैं, $469 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर करीबन 4% जितना उनको इंटरेस्ट मिला हुआ है। सेकंड इनकम जो मैंने आपको बताई, पहले है रेपो रिवर्स रेपो का गैप और इंटरेस्ट इनकम, और सेकेंडली ये जो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आए हैं इसके ऊपर से। और रिजर्व बैंक में शॉर्ट टर्म लेंडिंग भी बैंकों की बहुत बार होती है, तो ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग के अंदर भी वो अपना चार्ज तो करती है। तो ये जो 2-3 कारण है ना, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष रिजर्व बैंक की एक बम्पर इनकम हुई है, और ये बम्पर इनकम होने की वजह से रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को बम्पर डिविडेंड पे किया है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। ये जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो भी इन्वेस्ट किए जाते हैं? जी जी जी। वो और दूसरा इन्वेस्टमेंट मैं के उस आपको, पे जी वो भी इन्वेस्ट होता है। और दूसरा, ये जो मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बताए ना, उसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि कहाँ पे इस बार रिजर्व बैंक को पर प्रॉफिट हुआ है। जैसे बहुत सारे उसकी एक्टिविटी वैसे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज को बाई एंड सेल करना, वो रिजर्व बैंक का एक काम होता है। तो पिछले बरस के भी आंकड़े में आपसे शेयर करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $150 बिलियन से ज्यादा अमाउंट के डॉलर सेल किए हैं। और ये सेल और बाई जो होता है ना, तो आप सब जानते हैं, जैसे प्राइवेट मार्केट में भी कोई फॉरेन एक्सचेंज का डीलर होगा तो उसके बाई और सेल के अंदर वो स्प्रेड रखता है अपना। यानी समझो कि उसने डॉलर 83 रुपीज पे खरीदा किसी से, तो वो आगे बेचेगा 84 और 85 में ही बेचेगा, तो उस तरह से उसका एक स्प्रेड बनता है। वैसे ही रिजर्व बैंक का जो स्प्रेड होता है, तो ऐसा हुआ है कि पिछले बरस रिजर्व बैंक ने नेट बाई एंड सेल की पोजीशंस देखोगे तो वो आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पिछले बरस में बाई एंड सेल में रिजर्व बैंक वाज नेट बायर ऑफ $41 बिलियन। अब ये होता है कि इतना बड़े ह्यूज मात्रा में बाई सेल हुआ है, $150 बिलियन का सेल करने के बाद भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि $191 बिलियन बाई किया और $150 बिलियन सेल किया। अब उसमें उसकी जो बाई की एवरेज है रिजर्व बैंक की, वो 78 के आसपास की आई हुई है, और जो उन्होंने सेल किया है वो सारे 82 के ऊपर किया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें भी उनको एक स्प्रेड मिला है, वो ₹4 के आस, ₹4 से ₹5 तक, क्योंकि अभी तक बीच में कभी हमने 83 भी देखा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो 2-3 प्रोडक्ट है ना, जिसमें रिजर्व बैंक को सुपर बम्पर प्रॉफिट हुआ, और उसके कारण भारत सरकार को ये 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया। और मैं ये कहूंगा उसका पॉजिटिव साइन ये होगा कि जब भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये पैसा जमा होता है, तो भारत सरकार के बजट की जो डेफिसिट होती है ना, तो आज वो डेफिसिट भी 2 लाख करोड़ से कम होती है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिनेंगे तो मुझे लगता है 0.5% जितना डेफिसिट कम होता है। ये सिचुएशन पिछले साल की रही, और मैं कहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात, अच्छे न्यूज रहे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अभी मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। कि आपका पसंदगी का पीएसयू का शेयर कौन सा है, क्या दो, और वो आपको क्यों पसंद है? देखिए, मैं है ना सेठी जी, पीएसयू शेयर्सों के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर मेरा एक तरीका इन्वेस्टमेंट्स का ये रहता है कि मैं पहले उस कंपनी के सारे फाइनेंशियल नंबर्स को चेक कर लेता हूँ, कम से कम 3 वर्षों का। और बाकी भी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल्स जो लोग देखते हैं, टेक्निकल में मैं कम जाता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि टेक्निकल से कभी कभी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे रिजल्ट मिलते नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा, मेरा फेथ होता है नंबर्स के ऊपर। और सेकंड में है ना, थोड़ा रिसर्च इस तरह से करता हूँ कि जो सेक्टर की, जो सेगमेंट की वो कंपनी है, तो उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है इंडिविजुअली,
एंड ओवरऑल वो सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। अगर आप मुझे ये पूछोगे तो ये मेरी अपनी एक राय है। ये मैं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कि प्लानर नहीं हूं तो मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करता, लेकिन मुझे एक पावर सेक्टर है, दूसरा एक फाइनेंशियल सेक्टर से, और तीसरा जो है ना एक मेटल सेक्टर से, ये 2-3 सेक्टर्स के अंदर पीएसयू के स्टॉक बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर्स के जो पीएसयू है ना, उसमें इंडिविजुअल कंपनी को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसके नंबर सिलेक्ट करना चाहिए। पर मुझे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर और पावर सेक्टर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी जी। जी सर। तो कमलेश जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमें पीएसयूज के बारे में, अपने डेटा भी दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। आपसे फिर से जल्दी मिलेंगे और एक सेशन करेंगे। थैंक यू। जरूर नमस्ते। जरूर। नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। थैंक यू।